जय गुरुदेव स्टूडेंट्स। बेटा आज मैं आप लोगों को चैप्टर 4 पढ़ाने जा रहा हूँ। उस चैप्टर का नाम क्या है? द बॉय हु ब्रोक द बैंक। ये किसके द्वारा लिखा गया है? रस्किन बॉन्ड के द्वारा लिखा गया है। जो तेजी से फैले वो आग नहीं अफवाह है, जब तक विश्वास अपना जूता पहनेगा झूठ पूरी दुनिया घूम आएगी। ये किसने कहा है? रस्किन बॉन्ड ने कहा है। तो आज मैं ऐसी ही कहानी आपको पढ़ाने जा रही हूँ। यहाँ पर देखिए ये कैसी कहानी है? काल्पनिक कहानी है। और बेटा अभी तक जो लोग हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हों आज ज़रूर कर लें। द बॉय हु ब्रोक द बैंक। ये स्टोरी कैसी है? काल्पनिक शहर की है जिसका नाम क्या है? पीपल नगर है। पीपल नगर में एक बैंक है। वहाँ पर एक आदमी है जो झाड़ू लगाने का काम करता है। उसका नाम क्या है? नाथूराम। अब नाथू जिस बैंक में काम करता है उसके ओनर का नाम सेठ गोविंद राम है। नाथू अपना काम अच्छे से तो करता है, लेकिन उसके बदले में उसको सैलरी टाइम पर नहीं मिलती है, जिसके कारण वह अपने जॉब से बहुत परेशान रहता है और फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहा है। तो एक दिन क्या होता है, नाथू जो है बैंक के बाहर सीढ़ियों पर झाड़ू लगा रहा था। वह बहुत परेशान था अपने जॉब को लेकर, सैलरी को लेकर, वही सब सोच रहा था। सारा फ्रस्ट्रेशन झाड़ू लगाने पर वह उतार रहा था, जिसके कारण बहुत सारी धूल उड़ रही थी। तभी वहाँ से एक धोबी का लड़का गुजरता है जिसका नाम क्या है? सीताराम है। सीताराम के सर पर बहुत सारे हुए कपड़ों का बंडल, धूल उड़ रहा था और उसके सर पर क्या था? कपड़ों का बंडल था। और वह उन सारे कपड़ों को अपने ओनर को पहुंचाने जा रहा था। सीताराम नाथू को देखता है और कहता है, इतने धूल क्यों उड़ा रहे हो? इतने धूल मत उड़ाओ। फिर वह उससे पूछता है, क्या तुम अपनी सैलरी से परेशान हो क्या? वो लोग अभी तक तुम्हारी सैलरी अब नहीं बढ़ाए? नाथू बोला, मुझे इस बारे में बात नहीं करनी है। मुझे अभी मेरी रेगुलर सैलरी नहीं मिली है। महीने की 20वीं तारीख हो गई है और मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गया हूँ। कौन विश्वास करेगा कि इतना बड़ा बैंक है, बैंक अभी तक एक गरीब स्वीपर को सैलरी नहीं दिया। लेकिन अब मैं और इंतज़ार नहीं करूँगा। जैसे ही मेरी सैलरी मिलेगी वैसे ही मैं ये बैंक छोड़ दूँगा और अपने लिए एक दूसरी नौकरी ढूंढूंगा। तो यह सुनकर सीताराम कहता है कि अगर मुझे तुम्हारे लायक कोई नौकरी मिलेगी तो मैं तुम्हें ज़रूर बताऊंगा। और सीताराम वहाँ से कपड़ों का बंडल लेकर चला जाता है। अब सीताराम एक एक करके लोगों के घर जाता है और उनके कपड़ों को देता है। और ऐसे ही वह चौथे घर में जाता है, एक लेडी के घर में जिसका नाम है मिसेस श्रीवास्तवा। मिसेस श्रीवास्तवा को एक स्वीपर की ज़रूरत थी। जब सीताराम को यह पता चलता है कि वह मिसेस श्रीवास्तवा से कहते हैं कि मैं एक ऐसे आदमी को जानता हूं कि जो झाड़ू और पोछा करने के लिए जॉब ढूंढ रहा है। वह अगले महीने से आपके यहाँ ज्वाइन कर लेगा। अभी वह बैंक में स्वीपर का जॉब कर रहा है, लेकिन अभी उसे बैंक से अभी तक उसकी पेमेंट नहीं मिली है, जिसके कारण वह बहुत परेशान है और अपनी जॉब छोड़ना चाहता है। तो मिसेस श्रीवास्तवा कहती हैं कि ऐसी बात है तो कल उसे मेरे यहाँ भेज देना। सीताराम बहुत खुश हो जाता है कि मैंने अपने दोस्त और कस्टमर दोनों की मदद कर दी। वह वहाँ से अपना बंडल उठाता है और चला जाता है। और अब वह मिसेस श्रीवास्तवा शॉपिंग पर जा रही थी। वह मिसेस श्रीवास्तव आया से कहती हैं, तुम बेबी का ध्यान रखना। और कुक से कहती हैं कि दोपहर का खाना तुम टाइम पर बना देना। और वह पीपल नगर के मार्केट में चली जाती हैं। मार्केट में जाती हैं और थोड़ा बहुत शॉपिंग करती हैं। उसके बाद उस पीपल नगर मार्केट में एक बड़ा सा इमली का पेड़ था। उस पेड़ के नीचे मिसेस श्रीमती भूषण उनकी एक फ्रेंड को देखती हैं, जिनका नाम क्या है? मिसेस भूषण। मिसेस भूषण उस पेड़ के नीचे खड़ी होकर
अपने आप को एक हैंकी से पंखा कर रही थी। मिसेस श्रीवास्तव उनके पास जाती हैं, दोनों एक दूसरे से बातें करने लगती हैं। पहले तो गर्मी के बारे में दोनों लोग एक दूसरे से डिस्कस करती हैं। उसके बाद मिसेस भूसर कपड़ों का सैंपल दिखाती हैं और फिर दोनों लोग उस कपड़े के बारे में डिस्कस करने लगती हैं। 5 मिनट तक उस कपड़े का कलर डिज़ाइन के बारे में वो लोग बात करती हैं। फिर उससे हटकर दूसरे टॉपिक पर आते हैं। मिसेस श्रीवास्तव मिसेस भूसर को बताती हैं, आपको पता है कि सेठ गोविंद राम की जो बैंक है वो अपने एम्प्लॉइयों को टाइम से सैलरी नहीं दे रहा है। टाइम पर सैलरी नहीं दे रहा। आज ही मैंने सुना है कि वहाँ का एक स्वीपर है, उसे अभी तक सैलरी नहीं मिली। मिसेस भूसर कहती हैं, यह तो बहुत शॉकिंग की बात है। जब एक छोटे स्वीपर को सैलरी नहीं दे पा रहे हैं तो उस बैंक में किसी को सैलरी क्या मिलती होगी। बैंक की हालत तो बहुत ज़्यादा ख़राब है, बैंक बहुत जल्द डूबने वाला होगा। तो इतना सब बात करके मिसेस भूसर वहाँ से चली जाती हैं और अपने हस्बैंड को उस मार्केट में इधर उधर ढूंढने लगती हैं। उनके हस्बैंड एक फोटोग्राफिक शॉप पर बैठे हुए थे जिसका नाम था कमाल किशोर फोटोग्राफिक शॉप। वो शॉप के ओनर से बात कर रहे थे। तब मिसेस भूसर मिस्टर भूसर को देखती हैं और बोलती हैं, कब से मैं आपको ढूंढ रही हूँ, आप यहाँ बैठे हैं। तब मिस्टर भूसर कहते हैं कि तुम एक शॉप पर रुकोगी तब तो तुम यहाँ से वहाँ घूमती रहती हो, शॉपिंग करती रहती हो, तो मैं यहाँ आकर बैठ गया। तब मिसेस भूसर कहती हैं कि अब आप मत शुरू हो जाइए। एक तो वैसे ही इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। मैं पता नहीं पीपल नगर में क्या हो गया है। अब बैंक भी दिवालिया होने वाला है। तो यह सुनकर जो शॉप का ओनर था कमाल किशोर, वह खड़ा हो जाता है और पूछता है, क्या, कौन सा बैंक। तो मिसेस भूसर कहती हैं, कौन सा बैंक, क्या पीपल नगर का बैंक। और अब यह सुनने में आया है कि वो अपने एक एम्प्लाई को भी पेमेंट नहीं कर रहे हैं। मिस्टर भूसर से कहती हैं कि आपका अकाउंट तो उस बैंक में नहीं है। तो मिस्टर भूसर कहते हैं कि मेरा तो वहाँ अकाउंट नहीं है, पर मेरे पड़ोसी जो दीपचंद है उनका अकाउंट वहाँ है। मिस्टर भूसर तुरंत दीपचंद को फ़ोन लगाते हैं और उनसे कहते हैं, क्या तुम्हें पता चला कि जो पीपल नगर का बैंक है दिवालिया होने वाला है। तुम्हारे लिए यही बेहतर रहेगा कि तुम जल्द से जल्द अपने सारे पैसे निकाल लो। दीपचंद उस समय अपने कस्टमर के बाल काट रहा होता है। कोई एक बूढ़ा जेंटलमैन था जिसका बाल वो काट रहा था। वह इतना घबरा जाता है कि बाल की जगह वह गलती से अपने कस्टमर का दाहिना कान ही काट लेता है। वो बूढ़ा आदमी बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता है। उसके चिल्लाने के दो कारण थे। एक तो उसका जो कान कट गया था उसका, और दर्द दूसरा जो बैंक दिवालिया हो रहा था उसकी खबर सुनकर। वह जो बूढ़ा आदमी को जितना बाल कटा था उतने पर ही वह वहाँ से छोड़कर भागता है जनरल स्टोर की तरफ। जाकर जल्द से टेलीफोन उठाता है और सेठ गोविंद राम से बात करने को कॉल करता है। वहाँ जो उसे पता चलता है कि सेठ गोविंद राम घर पर नहीं है तो कहाँ है, तो उसे पता चलता है कि वो छुट्टियाँ मनाने के लिए कश्मीर गए हैं। अब उस बूढ़े आदमी को एकदम विश्वास नहीं होता है। फिर दौड़कर दीपचंद की दुकान पर आता है और बताता है कि सेठ गोविंद राम यह शहर छोड़कर भाग गया है, जिसका मतलब यह पक्का हो गया कि यह बैंक दिवालिया होने वाला है। वो बूढ़ा आदमी दीपचंद की दुकान से निकलता है और अपना चेकबुक लेकर बैंक की तरफ भागता है। अब होने की खबर पूरे पीपल नगर में आग की तरह फैल गई। एक शॉप से दूसरे शॉप में, एक आदमी से दूसरे आदमी तक पूरे पीपल नगर में फैल जाती है। एक भिखारी तक को यह खबर पता चल चुकी है कि एक बूढ़ा भिखारी है जिसका नाम क्या है, गणपत है, जिसका अकाउंट
जिसका पैर सालों से टेढ़ा और वह रेंग रेंग कर चलता है और पूरे दिन भीख मांगता है, और शाम को उसका आदमी ठेला लेकर आता है और उसे बैठाकर उसे ले जाता है घर। लेकिन गणपत को बैंक दिवालिया होने की खबर मिलते ही तो वह तेजी से उठता है और दौड़ने लगता है। उसे दौड़ता देखकर सब लोग हैरान हो जाते हैं और सब लोग समझ जाते हैं कि इसके पास पैसे हैं। इसने भीख मांग मांग कर बहुत पैसे इकट्ठा करके जमा कर लिए हैं, और इतने दिनों से वह लोगों से झूठ बोल रहा था, पैसे ले रहा था कि वह चल नहीं पाता है। पूरे पीपल नगर में सब लोग बैंक दिवालिया होने के ही खबर पर डिस्कस कर रहे हैं। कोई अपने आप को खुशकिस्मत बोल रहा होता है कि उसने कभी अपने पैसे उस बैंक में नहीं डाले, तो कोई बोलता है कि मैंने अपने पैसे निकाल लिए हैं, और कोई अपने आप को दुखी मान रहा है कि मेरे तो पैसे उस बैंक में हैं। और एक आदमी बोलता है कि गोविंद राम यह शहर छोड़कर जा चुका है, तो दूसरा बोलता है कि वह तो यह देश ही छोड़कर जा चुका है, तो तीसरा बोलता है कि वह शायद यहीं पीपल नगर में ही छिपा है, तो चौथा बोलता है कि वह अपने आप को इमली के पेड़ पर फांसी पर लटका लिया है और उसका स्वीपर ने उसे देखा है। दोपहर तक उस बैंक में जितना भी कैश था सब खत्म हो जाता है। जो बैंक का मैनेजर था वह बहुत परेशान हो जाता है, और वह दूसरे बैंक से इमरजेंसी में पैसे तो ले सकता है, लेकिन इसके लिए उसे बाहर जाना पड़ेगा। और बाहर बहुत सारे लोगों की भीड़ लगी हुई थी, लेकिन वो बैंक वाले सेठ गोविंद राम से संपर्क नहीं कर सकते थे, क्योंकि वह कश्मीर में हाउस बोट पर थे। अब बैंक के बाहर लोगों की भीड़ बढ़ती ही जा रही थी। जिसका अकाउंट नहीं था वो भी वहां आकर चिल्ला रहा था, धरना कर रहा था। बैंक का मैनेजर दरवाजे पर आता है और लोगों को समझाने लगता है। वो उनसे कहता है कि हमारा बैंक दिवालिया नहीं हुआ है, मेरे पास अभी कैश नहीं है, लेकिन मेरे पास और भी पैसे हैं। आप थोड़ी देर इंतज़ार करिए, आपको पैसे मिल जाएंगे। लेकिन भीड़ कुछ मानने को तैयार ही नहीं थी, बस वह चिल्लाए जा रही थी, मेरे पैसे दीजिए, मेरे पैसे दीजिए, मेरे पैसे वापस करिए। फिर जो भीड़ थी चिल्लाते चिल्लाते थक जाते थे, तो वे लोग ईंट और पत्थर उठाते हैं और उस बैंक की तरफ मारने लगते हैं, जिसकी वजह से बैंक का दरवाज़ा और खिड़की का शीशा फूट जाता है। फिर जैसे तैसे वे सारे लोग उस दिन अपने घर चले जाते हैं, प्लान बना करके कि हम लोग फिर आएंगे अपने पैसे लेने। फिर सुबह होता है, नाथू वापस आता है झाड़ू लगाने के लिए। सब कुछ देखकर हैरान हो जाता है, सब कुछ टूटा फूटा और बिखरा हुआ देखकर उसे और भी गुस्सा आता है कि मेरा काम बढ़ गया। तभी वहाँ से सीताराम गुजरता है और नाथूराम को देखता है, रुक जाता है, और वह नाथूराम से कहता है, क्या तुम तैयार हो अगले महीने से 1 तारीख से जॉब करने के लिए? मैंने तुम्हारे लिए एक नौकरी ढूंढ ली है, पर अब तुम्हें यह नई जॉब करनी होगी। अब ये बैंक बंद होने वाला ही है। तो नाथूराम कहता है कि बैंक बंद होने वाला है? वो कैसे? क्या तुमने सुना नहीं कि ये बैंक दिवालिया होने वाला है? अच्छा कोई बात नहीं, थोड़ी देर इंतज़ार करो, पूरा गांव और शहर के लोग अभी यहाँ आएंगे और धरना प्रदर्शन करेंगे। फिर सीताराम वहाँ से चला जाता है, क्योंकि उसका अकाउंट वहाँ उस बैंक में नहीं रहता है। फिर नाथूराम झाड़ू लगा कर वहाँ बैठ कर लोगों का इंतज़ार करता है और अपने आप से सोचता है, कौन जानता था कि ये बैंक दिवालिया होने वाला है, पर यह हो कैसे गया? आखिर यह स्टोरी ये समाप्त हो जाती है। दैट्स ऑल। जय गुड डे बेटा। आप वर्ड मीनिंग हार्ड वर्ड लिख लीजिएगा कॉपी में। जय गुड डे।